नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं आज पथिक इस्माइल जी। हम बात करेंगे देश विदेश की, विशेषकर पूरी दुनिया में हो रहे एक युद्ध की, अलग तरह के युद्ध की। और जी हाँ, और आस पड़ोस की बात तो हम करते ही हैं। और आरंभ करने से पूर्व सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइबर्स बेल आइकॉन दबा लें और नॉन सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब कर लें। स्वागत है आपका पथिकृत जी। ये हमारे सर नमस्ते। ट्रम्प बाबू जो हैं, इनका जो ट्रेड वॉर का जो इन्होंने जो चलाया, जो हम्म, क्या कहें उसको, एटम बॉम्ब इनका जो था, टैरिफ का। लगता है कि इनके पास इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ के अलावा कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्या? और इसका जो इम्पैक्ट हुआ है चारों तरफ, उसको आप कैसे देखते हैं? सर नमस्ते। एक तो इम्पैक्ट तो होगा, सबको पता था, बट अगर आप देखें एक चीज इंटरेस्टिंगली, आज जो एक स्टेटमेंट आया फ्रॉम समबडी कॉल्ड बिल एक्मैन। तो बिल एक्मैन जो है वो मागा, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रम्प का कैंपेन था, उसका एक बहुत ही वोकल एक बैकर था। मतलब ही सपोर्टेड ट्रम्प। तो उसने आज कहा कि वी आर हेडिंग फॉर अ सेल्फ इंड्यूस्ड इकोनॉमिक न्यूक्लियर विंटर। तो उसने ये कह दिया। अच्छा, तो ही इज द सीईओ ऑफ पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट। उसने कहा कि व्हाट सीईओ एंड व्हाट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी कंफर्टेबल making large long-term economic commitments in our country in the middle of an economic nuclear war. अच्छा, सेकंड इज जेपी मॉर्गन चेस का जो सीईओ है जेमी डिमॉन। तो उसने कहा कि अभी जो ये टैरिफ वाला गेम चल रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो उसमें व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, उसने कहा कि इट विल fuel inflation, hamper economic growth and undermine critical US trade alliances। और उसने ये भी ऐड किया कि इसके वजह से यूएस में रिसेशन आ सकता है। तो जेपी मॉर्गन कोई नॉर्मल बंदा तो है नहीं। तो जेपी मॉर्गन का जो सीईओ बात करता है, दैट मीन्स इट हैज टू बी टेकन विथ लॉट ऑफ क्रेडेंस। सो बेसिकली हम लोग जो सर ये बोल रहे थे कुछ कुछ टाइम से कि ये वन माई वे और हाईवे नहीं चल सकता। और बेसिकली डॉलर इज बेसिकली एन अ करेंसी फॉर इंपोर्ट्स, इट इज नॉट अ करेंसी फॉर एक्सपोर्ट्स। तो वहां पे आपने सोचा कि सिर्फ टैरिफ लगा के आपको अब सब कुछ चेंज कर दोगे। मतलब आप सोचिए ना, $5 ट्रिलियन जो लूज किया स्टॉक मार्केट में, इसमें जो पंटर्स है, इसमें जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स है, उनका हाल सोचिए आज। तो यहाँ एक्चुअली देयर आर प्रोटेस्ट हैपनिंग। वो नॉर्मली तो वो ये जो ब्लू स्टेट्स है, डेमोक्रेट्स के प्रोटेस्ट है, ये 2016 में जब जीत के आए थे ट्रम्प, उसके बाद भी नवंबर 2 दिसंबर में हुआ था। बट जो इसको फंडिंग, मोस्ट प्रोबेबली वो डीप स्टेट जिसको कहा जाता है, बट एक्चुअली इट इज अ प्रॉब्लम ना। $5 ट्रिलियन लॉस आज। तो मतलब कल तो ट्रम्प ने खुद ट्वीट किया कि डोंट पैनिक डोंट पैनिक। तो डोंट पैनिक बोलने से थोड़ी होता है। नहीं, देखिए सर, आई सपोर्ट ट्रम्प फॉर टू थिंग्स। एक तो जो डीओजी डोजे है, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट हो रहा है, कटिंग द फ्लैग, आई सपोर्ट इट। अब मुझे लगता है वो इंडिया में भी होना चाहिए। उसका एक फर्स्ट पार्ट हो गया है। बहुत सारे जो फेक आधार कार्ड ये वाला मोदी जी ने हटाया था, डीबीटी करके ऑलमोस्ट 34 लाख करोड़ बचाया सरकार ने। बट सेकेंड इज अ लॉट ऑफ जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक फ्लैग है उसमें कटौती की जरूरत है। तो उस हिसाब से ट्रम्प इज डूइंग द गुड वर्क, ही इज डिसमेंटलिंग वोकिज्म, इज गुड। लेकिन इफ ही वांट्स टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू अमेरिका, उसको अगर मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना है, तो सर उसको सबसे पहले उसको ये समझना चाहिए, ही मस्ट आस्क द क्वेश्चन कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से बाहर गया क्यों था। ये जो चाइना से अमेरिका में, चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, ये जो चाइना से अमेरिका इंपोर्ट करता है, ये थोड़ी चाइनीज कंपनीज एक्सपोर्ट कर रहा है। ये आधे से ज्यादा तो अमेरिकन कंपनीज है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका में बेचता है। ये द एंटायर जो राइज ऑफ चाइना थ्रू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वो शांघाई, शेंजेन, जुहाई, ये जितने सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, उसमें मेजर इन्वेस्टर्स, इनिशियल इन्वेस्टर्स कौन थे?
with American companies जो actually took manufacturing away from United States. और उसका सबसे बड़ा कारण सर वो डॉलर है, बिकॉज डॉलर इज बेसिकली, डॉलर को आपने इतना ज्यादा चढ़ा रखा है कि भाई आप एक्सपोर्ट इज इम्पॉसिबल, कैसे करोगे? सो बेसिकली दैट इज द थिंग। अब इसका मतलब देखिए क्या हो गया कि रेसिप्रोकल टैरिफ चाइना ने भी लगाया, वो तो हॉलीवुड फिल्म भी बैन करने की बात कर रहा है। यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे या फिर वी विल नेगोशिएट 0 for 0। 0 for 0 मतलब इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स में अगर यू गिव एंट्री टू माय प्रोडक्ट्स तो फिर हम आपका देंगे। तो ट्रम्प बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है, तो तुम्हें $350 बिलियन का कमिटमेंट देना पड़ेगा कि यू विल टेक यूरोपियन यूनियन विल टेक एनर्जी फ्रॉम अमेरिका। सर इसमें ना ये पूरा जो गेम है, एक चीज जो मुझे पता नहीं कि ये वेदर आई एम श्योर ट्रम्प को पता है ये चीज, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ऑल आई एम सेइंग इज दिस, ये जो गेम ट्रम्प खेल रहा है ना सर, आज के जमाने में व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड में हम ट्रम्प सिर्फ गुड्स ट्रेड की बात कर रहा है, ट्रम्प सर्विसेज ट्रेड की बात कर नहीं रहा है। हाँ, उसमें कुछ लोग इंडिया में बोलेगा हाँ तो वो तुम क्या चाहते हो कि इंडिया के सर्विस प्रोसेस को ट्रेड टैक्स टैरिफ लगाए? वो तो नॉन टैरिफ बैरियर्स वैसे वो लगाते हैं इंडियन आईटी सर्विसेज के ऊपर, वो अलग चीज है। बट अगर आप देखेंगे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर आप इंडिया और यूएस का एक हाइपोथेटिकली अगर आप टोटल ट्रेड देखेंगे, वो दिखाता है ट्रम्प की बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है विच इज अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन आप जितने सारे बिग टेक कंपनीज अमेरिका का है, जितना रेवेन्यू वो इंडिया से कमाता है विद देयर हेडक्वार्टर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, आप उसको अगर कंसिडर करोगे देन एक्चुअली अमेरिका डज नॉट हैव ट्रेड डेफिसिट विद एनी कंट्री। तो अमेजॉन का सर्विस भी तो एक्सपोर्ट है सर, ट्विटर का सर्विस तो एक्सपोर्ट है सर, गूगल का सर्विस एक्सपोर्ट नहीं है, फेसबुक का मेटा का सर्विस एक्सपोर्ट नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस एक्सपोर्ट नहीं है। देन सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड, अमेरिका का जो स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी हुआ डॉलर एज अ फिएट करेंसी होने के बाद, दिस ग्रेजुअली moved manufacturing to other countries क्योंकि dollar is basically a currency for imports, and at the same time वो big tech में obviously they actually invested money, brought in quality people और and actually they reached a very very critical stage जहां पे उनको replace करना possible नहीं है। so उनका revenue primarily से तो सर ये सब चीजों से आता है, whereas Apple actually outsourced and contract manufactured somewhere else। तो ट्रम्प के लिए मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना चाहता है विच इज अ वेरी गुड थिंग, आई एग्री एंड आई सपोर्ट इट। लेकिन ट्रम्प एक्चुअली वांट्स द सबर्बन एंड द रूरल गाय, वो जो हार्ड कोर फैक्ट्री में काम करता है, ही वांट्स द जॉब्स टू बी बैक फॉर हिम, क्योंकि आईटी सेक्टर में वो बंदा काम नहीं करता, और आईटी सेक्टर में जिनको जो काम करता है H1B वीसा लेके उसके ऊपर आप पाबंदी लगा रहे हो। नाउ इफ यू वांट टू ब्रिंग बैक जॉब्स लाइक दैट देन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, ट्रम्प हैज टू आस्क कि व्हाट डू यू वांट, डू यू वांट कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में वापस आ जाए फॉर द अमेरिकन मार्केट, या फिर यू वांट अमेरिका टू बिकम द ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग? इफ यू वांट अमेरिका टू बी द ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तब तो डॉलर आपको डिवैल्यू करना पड़ेगा। डॉलर डिवैल्यूशन ऐसा नहीं कि 5-7%, यू हैव टू डू इट 3-4 टाइम्स मोर देन व्हाट अदर्स विल डू, क्योंकि अभी जो टैरिफ वाला इशू चल रहा है ना, आज ही आप देखेंगे द चाइनीज हैव स्टार्टेड डिवैल्यूइंग द वॉन। मैं पिछले हफ्ते से बोल रहा हूं, बहुत सारे देश थोड़ा थोड़ा करके अपना करेंसी डिवैल्यू करेगा वो टैरिफ को एडजस्ट करने के लिए। सो अल्टीमेटली यस, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट अभी पिंचिंग शुरू हुई नहीं है, ये प्रोटेस्ट तो ऑर्केस्ट्रेटेड है, फंडेड है, दैट इज फाइन। बहुत सारे पोटेंशियल डिपोर्टीज है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, बट ग्रेजुअली इट इज एक्चुअली गोइंग टू इंपैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस। एंड दूसरी चीज है, ट्रम्प जो चीज कर रहा है इसमें क्या होगा सर, रीअलाइनमेंट ऑफ सप्लाई चेन होगा, नॉन डॉलर डिनोमिनेटेड नॉन यूएस ट्रेडिंग ब्लॉक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। पीपल वर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन ब्रिक्स ना, ये बिम्स्टेक, हाँ somebody can say कि अरे बिम्स्टेक थोड़ी रिप्लेसमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स होगा, नहीं, nobody is saying that, but many of these countries like Thailand जिसका 60% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो तो सोचेगा कि भाई मुझे अल्टरनेट चाहिए। so you will see non US denominated trading blocks becoming more prominent। EU का जो हेड उर्सुला वॉन डर लायन अभी दौड़ के आई थी यहाँ पे, इट्स फॉर ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो इंडिया के साथ आई एम टेलिंग यू सर, इन स्पाइट ऑफ जो भी मैं कह रहा हूँ, ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ यूएस का होगा,
What is the difference? Difference is this. India will say, boss, you want more access to my market? आपको भी फिर access देना पड़ेगा. It can be कि मैं आप टैरिफ लगाओ तो मैं डर के मारे सब कर दूंगा. और डर के मारे सर इंडिया क्यों नहीं करेगा, मैं आपको बता देता हूं. आपको सिंपल एक कैलकुलेशन करना है. इंडिया का जो एक्चुअल गुड्स एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स है वो 80 to 85 बिलियन डॉलर है. इट इज सब्सटैंशियल, छोटा अमाउंट नहीं है. बट 85 बिलियन डॉलर एज परसेंटेज ऑफ 4.3 ट्रिलियन डॉलर इज जस्ट 2%. 2%. और अगर आप एक्चुअल जो इंपैक्ट जहां जहां होगा, रियल टाइम इंपैक्ट, वो 30 to 35 बिलियन डॉलर में होगा. सो दैट कम्स टू अराउंड 0.7% ऑफ इंडिया जीडीपी. मतलब इट विल इंपैक्ट इंडिया, बट इट्स नॉट दैट इंडिया विल बी डिवास्टेटेड. हम कोई ऐसा इकोनॉमी नहीं है कि जहां हमारा 60% डिपेंडेंस है अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर. वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूएस सेंटर्ड इकोनॉमी सर. अनलाइक चाइना. दिस इज द थिंग. अनलाइक चाइना. बट चाइना का भी सर ये समझना चाहिए कि अमेरिकन एक्सपोर्ट भी चाइना में बहुत है. हॉलीवुड फिल्म में आधे टाइम चाइनीज होता है बिकॉज दे हैव टू मार्केट इट इन द चाइनीज मार्केट. तो अमेरिका तो आप देखिए ना, ये जो ट्रम्प अभी थ्रेट मार रहा है कि नहीं नहीं तुम अपना रेसिप्रोकल टैरिफ जो चाइना ने लगाया 34%, तुम उसको वापस लो, नहीं तो मैं और 50% लगा दूंगा. मतलब ये वो गिल्ली डंडे खेला वो होता ना बच्चों का, तुम ये करोगे तो मैं कर दूंगा, तो फिर कट्टी, ये चल रहा है सर. सो अल्टीमेटली मुझे ये लगता है सर कि ट्रम्प का जो माई वे और दी हाईवे है उसको, हाँ आई सपोर्ट हिम एंड आई थिंक ही इज गुड फॉर इंडिया. बट फिर भी उसको भी थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है कि यार जिसने भी मुझे ये सब एडवाइस दिया है, एक बारी में यू कांट हैव इट. सर आज चाइना के साथ सऊदी अरब का 400-500 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है चाइनीज करेंसी में. रशिया के साथ ट्रेड होता है चाइना का चाइनीज करेंसी में. इंडिया के साथ रशिया का ट्रेड होता है रूपी रूबल एक्सचेंज मैकेनिज्म में. आप उसके ऊपर, सो ट्रम्प स्टिल बिलीव्स, वो ओल्ड वो का है ना, ओल्ड हाउस का, वो क्या है ना, ओल्ड स्कूल का है. तो उसको लगता है कि अभी भी यूएस इज यूएस. आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा तो भी डर के मारे आपको मुझे ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. मैं राजा हूं, तुम मेरे प्रजा हो. तो दैट रियलाइजेशन इज कमिंग कि ऐसा शायद नहीं है. हाँ, इसके बावजूद व्हाट ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू, I think eventually it may or may not, I don't know how much it will help United States, but if they have to bring manufacturing back to United States, then they have to first of all ask the question why manufacturing went out of United States. Sir, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, but I'm a student of international political economy. तो हम लोग जो इकोनॉमिक्स है ना पूरा कॉमन सेंस से देखते हैं. सिंपली एक्चुअली दैट्स व्हाट मैटर्स, बेसिकली वही मैटर करता है. प्रैक्टिकली सर यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन. ये तो अमेरिकन खुद पूछे ना. आपको बताइए कॉन्ट्रैक्ट, सी चाइना इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर. चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड. सारा डिजाइन और सारा प्रोडक्ट तो सब यहाँ से आप पे जाता है, अमेरिका से. तो क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू प्रोपोजिशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, तो उन्होंने उनके लिए लोएस्ट कॉस्ट डिनोमिनेटर जहां पे है वहां पे गया. अब वुड यू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो बड़े बड़े यूएस कंपनीज का है, क्या वो कल सर इंडिया से लेके यूएस में शिफ्ट करेगा? यू टेल मी. इट दे कांट डू इट बिकॉज इट्स सो मास कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो नहीं सकता. यू कैन स्टिल मेक प्रीमियम प्रोडक्ट्स, you can still make premium services and sell it, but mass commodity manufacturing for अमेरिका में करके ग्लोबली आप सेल नहीं कर पाओगे जब तक the valuation of dollar remains as it is. You have to somewhere they have to take a decision, that is up to them whether they want to do it or they don't want to do it. That is their choice. Back to you sir. ये जो मार्केट्स का जो रिएक्शन है, ये आप इसको शॉर्ट टर्म में क्या देखते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या देखते हैं? देखिए मार्केट्स इंडिया में भी गिरेगा और भी गिरेगा. बहुत सारे ऐसे कंपनीज है खास करके आईटी में बढ़ गया. नहीं, वो थोड़ा शॉर्ट टर्म जो टेक्निकल करेक्शंस वो होता रहता है. बट मार्केट सर विल नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी. क्योंकि इंडिया में, हाँ अगर आप देखिए सेंसेक्स, आई एम श्योर एवरीवन नोस सेंसेक्स इज बेसिकली द सेंसिटिव इंडेक्स, द मोस्ट 30 वैल्यूएबल जो ब्लू चिप शेयर्स होता है. सम ऑफ देम विल रियली गेट अफेक्टेड. आईटी कंपनीज विल रियली गेट बैडली इंपैक्टेड. वो जो एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम जो डिपेंड करता है वेंचर कैपिटल कंपनी अमेरिका में बैठ के बेशुमार आपको पैसा देता रहेगा, उसमें थोड़ा तो सर इम्पैक्ट होगा. और कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स में थोड़ा तो इम्पैक्ट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
अगर 30-35 बिलियन डॉलर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम लग सकता है, बट वो भी क्रिटिकल एक्सपोर्ट है, तो उसमें थोड़ा तो इश्यूज रहेगा. सो देर विल बी लॉट ऑफ दो चीज सर. इवेंचुअल टोटल इंपैक्ट ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं मतलब लेस देन 2% है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बट ये जो डिसरप्शन है ना सर, वॉन्ट्स यू हैव टू गो थ्रू दैट डिसरप्शन. तो डिसरप्टिव फेज में देर इज, व्हेन देर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो मार्केट्स हैव रिएक्शंस. मार्केट्स विल हैव टू एडजस्ट टू द न्यू रियलिटीज. और सबसे बड़ी चीज है, आप देखिए जो मेजर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अमेरिका का है, वही तो कंपनीज है ना सर जो एक्चुअली इन्वेस्ट करता है वो बड़े बड़े अमेरिकन ब्रांड्स में जो चाइना में मैन्युफैक्चर करता है. तो उसके लिए अगर पूरा मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठा के यूएस में वापस लाना है, दैट मीन्स दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट मोर मनी. दैट मीन्स द इमीडिएट रिटर्न फॉर देयर शेयर होल्डर्स विल डेफिनेटली कम डाउन. So immediate sentiments are short to medium term sentiments are very low. इसीलिए markets are cash caving in. तो ये तो अभी चलेगा, corrections तो होगा, but ये I don't think कि anyway markets अभी उठेगा. एक चीज I just want to add sir, sorry, we are not even factoring कि यूरोप में एक लड़ाई चल रहा है. ट्रंप ने ऐसा कर दिया ना कि वो जो लड़ाई है जो कभी भी एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है, लोग वो भूल गया है. और वो जब फिर से सर उठाएगा, तब तो मतलब आप सोचिए फिर मार्केट क्या करेगा. मैं भी तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. आज का जो मूवमेंट है यूएस स्टॉक मार्केट में और यूरोपियन स्टॉक मार्केट में और इवन एशियन स्टॉक मार्केट में, इट इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव. अब नहीं यूनिफॉर्मली, S&P 500 is up 2.88% as of now, as we speak. Nasdaq is 3.72%. UK FTSE is 3.21%. Dow Jones is 3.42%. और हैंग सेंग जो 13.2% हुआ था कल, वो आज बढ़ा है 1.51%, हांगकांग वाला. और ये आपका डाउ स्टॉक यानी जर्मनी, ये भी 2.49%. क्रूड ऑयल भी बढ़ा है, गोल्ड भी बढ़ा है. तो सर इसका ना एक तो टेक्निकल करेक्शंस जैसे मैं कह रहा हूँ, दूसरी चीज है ये जितने रिएक्शंस अब आ रहा है फ्रॉम चाइना, फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, जो रिएक्शंस आ रहा है, सो रिएक्शंस आर टू थिंग्स. नंबर वन कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एट फेस वैल्यू, ये तो क्लियर है. अगर वो फेस वैल्यू में एक्सेप्ट कर लेता, देन द रिएक्शंस वुड हैव बीन इवन मोर वर्स. तो मार्केट गिरता रहेगा, बट देयर इज स्टिल समवेयर अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म. इस वजह से ट्रंप दिखाएगा नहीं, एंड आई डोंट इवन वांट ट्रंप टू मूव अवे फ्रॉम जो वो कर रहा है, डिसमेंटलिंग ऑफ वोकिज्म. बट कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है, थोड़ा भी सही, बट ट्रंप इज रियलाइजिंग कहीं ना कहीं मुझे भी करेक्शन, कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई यू वुड सी मार्केट्स विल कीप ऑन फॉलिंग, और बीच बीच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको दिखेगा. क्यों? बिकॉज ट्रंप ब्लिंक नहीं कर रहा है. बट ट्रंप के जो बड़े बड़े बैकर्स है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जेपी मॉर्गन जो बोल रहा है, बिल एक्मैन जो बोल रहा है, these are major movers and shakers in the stock markets. तो वो बोल रहा है कि there is somewhere you have to do some kind of a course correction, ऐसे तो नहीं चलेगा. And that's where some kind of a positive sentiment कभी भी वापस आ जाता है. So that there are multiple factors, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जहां पे you will be realizing कि भाई some are the facts, some sectors will definitely get a very big beating sir, and some other sectors जहां पे उतना promising नहीं था, बट दे विल बिकम वेरी प्रॉमिसिंग नाउ, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको जो ब्लू चिप दिखता था वो अब ब्लू चिप नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी जो टोटल डिपेंडेंस ऑन द अमेरिकन इकोनॉमी बेस्ड जो कंपनीज है, सेक्टर्स है, दे विल गेट अ ग्राइंड, बट सम अदर्स माइट स्टिल गेट अ जिसको कहते हैं ब्रीदर. दूसरी चीज है, देयर इज अ कंपैरेटिव एस्पेक्ट आल्सो ना. एक तो आप यूनिफॉर्मली मोर और लेस एवरीबॉडी इज अगेंस्ट दिस टैरिफ वॉर, बट हर कोई ये कंपैरेटिव एनालिसिस भी तो कर रहा है ना. अच्छा, चाइना के ऊपर 34 लगा है, मेरे ऊपर 26 है, तो मेरे फिर भी एक डिफरेंशियल ऑफ 8% गेन है, so I will still benefit. So there are multiple things going on. आप ये भी तो रियलिटी है कि पूछूंगा मैं आपको कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो ग्लोबल पैटर्न ही फॉलो करेगी या इट विल ब्रेक रैंक्स? आई थिंक समवेयर इंडिया विल ब्रेक रैंक, क्योंकि आई एम वेरी श्योर ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ तो वो करेगा. सर कहीं ना कहीं ट्रंप नीड्स एन अलाई. ट्रंप हर किसी के साथ दुश्मनी नहीं कर सकता. अगर वो 26%
इंडिया के ऊपर है 34%, चाइना के ऊपर है, तो सर उसका कुछ कारण है। यू विल सी अ ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में तो है। 54% है, पहले लगा चुका है ना 20%। हाँ, तो पहले 20% है, अभी तो 24 और 34, मतलब इफेक्टिव 54%। तो पहले का जो 20% था उसको इन लोगों ने फैक्टर इन कर दिया थोड़ा, वो डिवैल्यूएशन कर करके, इसीलिए आई एम जस्ट स्टिकिंग टू द प्रेजेंट वन। तो एप्पल का भी तो जो जितना लग रहा है, दे आर थिंकिंग ऑफ $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर जो पूरा उनका सप्लाई चेन है। और कुछ गेम्स और खेला जाए कि जैसे कि बाइट का भी जो आज खबर आया कि बाइट का जो ईवी का फैक्ट्री है उसके ऊपर थोड़ा रोक शायद इंडिया लगाएगा, और मस्क के जो टेस्ला के ऊपर थोड़ा फैसिलिटी दिया जाएगा। सो इट्स अ देयर आर मल्टी डायमेंशनल गेम गोइंग ऑन। ऐसा नहीं कि जिनके ऊपर टैरिफ लगाया गया सारे एक साथ एकजुट एक ही तरफ है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। दे आर ऑल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज हाउ टू कट ईच अदर डाउन। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द मार्केट जनरली विल रिमेन नेगेटिव, क्योंकि अभी ये स्टेबलाइज होने में, इक्विलिब्रियम में टाइम लगेगा। बट इस बीच बीच में पीपल विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज कि मुझे कहाँ थोड़ा बेनिफिट है। एंड सेकेंडली, कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प तो थोड़ा, सर $5 ट्रिलियन लॉस इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक इवन फॉर अमेरिकन मार्केट। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी, उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा ना फ्रॉम द मेजर बैकर्स ऑफ हिज, कि ये क्या कर रहे हो भाई। लोगों का यह कहना है वो डेलिबरेटली कर रहा है जिससे कि उसका जो डेट का वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाए। नहीं तो सर यही मान लेते कि दुनिया में सब कुछ जो होता है वो सारे डेलिबरेट होता है, और हम लोग, मतलब तो तब तो फर्क खत्म ही हो जाता है। तो नहीं, देर आर, आई एम टेलिंग यू ना, मैं तो सर साधारण इंसान हूँ, आप लोगों की छत्र छाया में रहता हूँ। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनको लगता है सारे कुछ प्लान्ड है। यू टेल मी वन थिंग, अगर सारे कुछ प्लान्ड होता है, अगर सारे कुछ प्लान्ड होता है, देन इट 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 एक्चुअली मीन्स तो कि ट्रंप ने सोचा था कि एक दिन में रशिया वाला लड़ाई खत्म कर देगा, वो कर नहीं पाया। ही कुड नॉट डू इट। उसने सोचा था कि मैं एक दिन में यूरोप को अपने घुटनों पे ला दूंगा, कर नहीं पाया। यूरोप का अपना ट्रांस अटलांटिक बॉन्ड हम ही अपनी जगह पे है, बट दे हैव देयर ओन स्टेक्स एट थिंग्स एट स्टेक। ट्रंप को अगर यही करना था तो फिर जेमी डिमोन ये स्टेटमेंट आज नहीं देता। ट्रंप को अगर ये सही सही था और पूरा ही कंट्रोल था तो फिर बिल एक्मैन नहीं बोलता वी आर एंटरिंग एन इकोनॉमिक न्यूक्लियर विंटर। तो उसका आप सोच सकते हो किस तरह का इंपैक्ट होगा ऑन द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। वो बोल रहा है कि कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा अमेरिका में इस तरह का चलेगा तो। एंड अगर आप देखेंगे द कंपनी जो है बिल एक्मैन, जो पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल का, इज वन ऑफ द बिगेस्ट among the major asset management equity in private equity investors. So I don't think कि ये भी कंट्रोल्ड है कि ट्रंप बोल रहा है कि तुम बोल दो कि यहाँ पे अभी ना न्यूक्लियर इकोनॉमिक विंटर आने वाला है, ये तो नहीं हो सकता। So somewhere I think his intentions may be right, his approach has to be corrected, and he has to introspect कि अमेरिका से सर क्यों गया था। दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन, क्यों वापस आए आप सर? आप बताओ। मैं आज आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ बेसिक स्टडी। एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया, चाहे वो पूना में हो, चाहे वो चेन्नई में हो, कलकत्ता में हो, 40-50 हजार में बंदे को रखता है। वो अपने माँ बाप के साथ घर में रहता है। ही हैज अ वेरी हैप्पी लाइफ। उसी बंदे को आप अमेरिका में हायर करोगे, हाउ मच विल यू हैव टू पे? वेरी सिंपली, क्योंकि वो वैसे तो पेरेंट्स के साथ रहेगा नहीं, उसका अपना रेंट है, अपना किराया है, अपने सब कुछ है, अपना अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट है, अपना लाइफस्टाइल है। फिर उसको 10 बंदूक खरीदना है, 10 कुत्ते के साथ रहना है, नो डिसरिस्पेक्ट। बट लुक एट द वेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड द प्रोपोर्शनेट salary you have to pay in terms of purchasing power parity. Can you sustain then? You cannot. So agar you see companies like Apple are extremely profitable, it's because the cost of producing an Apple iPhone in Taiwan, as per certain estimates, is probably a little more than $10-12. Can you make something at $10-12 in United States and sell across and still have that very high level of return on investment? No chance. तो आप सर, ये तो अमेरिका ने सिखाया ना कि शेयर होल्डर्स वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता। शेयर होल्डर सो व्हाई वुड ही कम? तो उसी चक्कर में आप जो है आप कंट्री की ऐसी तैसी कर दो, शेयर होल्डर को प्रॉफिट देते रहो, भले ही पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाए। तो यही अमेरिका ने यही सिखाया कि एवरी क्वार्टर के बाद डिसाइड करो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लात मारो। किसी को भी लात मारता है वो कंपनी में कोई अटैचमेंट इमोशनल होता है नहीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द शेयर होल्डर्स रिटर्न। तो शेयर होल्डर्स वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ेगा सर इफ दैट शेयर होल्डर इज टोल्ड कि तुम कल और इन्वेस्ट करो,
चाइना वाला फैक्ट्री उठा के चाइना बोलेगा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में तुम्हें करने नहीं दूंगा, तो बाढ़ में जाओ। तो चाइना इज अ वन वे ट्रैफिक ना, आप कैपिटल वापस थोड़ी ला पाओगे, आपने जो दिया वो दिया, यू हैव टू एडिशनली इन्वेस्ट। तो आपको अगर बोला जाए कि तुम 300-400 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो, तो शेयर होल्डर वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ेगा उससे। सो दैट्स व्हाई द मार्केट्स आर क्रैशिंग। अब इसमें कुछ लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलेगा, तो इस वजह से सर्टेन मार्केट्स आर हैविंग अ पॉजिटिव। सो दिस इज वेयर गेम गोइंग ऑन। इसमें आई डोंट थिंक एनीबडी नोज एक्चुअली कि ये कहना कि पूरा कंट्रोल्ड है, एट अ वेरी लार्ज मैक्रो लेवल अगर देखा जाए तो हम सब कुछ विधाता करवा रहा है, कर्म का फल है, ऐसा तो ठीक है। आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट इतना कंट्रोल सर नहीं होता है। अगर होता तो even Bangladesh would not have been so much out of control. So there are things, आपको लगता है कि ये पूरा डीप स्टेट जो बाइडेन के ऊपर इतना इन्वेस्ट करके रखा था, उनको पता था कि इतने बुरे हार जाएंगे? तो फिर एक साल पहले नहीं करता ना। या फिर हमें ये भी सोचना है कि नहीं वो भी कंट्रोल था, वो कंट्रोल करके असैसिनेट करने का कोशिश किया ट्रम्प को, ट्रम्प भी कंट्रोल करके खुद को बचा लिया। तो थोड़ी होता है इतना कंट्रोल, तो सर वो कृष्ण भगवान ही कर सकता है, बाकी कोई हम तो आई डोंट थिंक सो। I may be wrong, but I don't think it's so much controlled. I still believe Trump's intentions are good, but how America will react, it's up to them. They have to give up on that very, very high quality life. High quality life cannot be sustained if you want to be a global manufacturing hub, because cost matters. If you want to be a mass manufacturer for the world, जो Trump चाहता है, अच्छा, एक चीज बस इसमें बिफोर मूविंग ऑन टू दी जियोपॉलिटिक्स, ये जो चाइना ने एक ऑफर दिया है कि साहब की लेट अस जॉइन हैंड्स टुगेदर, ये क्या है? चाइना ने जॉइन हैंड करने के बाद उसने 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। नहीं, लेट अस जॉइन हैंड्स टुगेदर विद इंडिया। अच्छा, इंडिया के साथ? नो सॉरी, आई फॉरगॉट। नहीं, वो तो ये ऑफर सर अमेरिकन को भी दे रहा है, दे आर लुकिंग फॉर मीटिंग्स। तो सर चाइना का आप देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज बेसिकली उनके जो ओवर कैपेसिटी है, इट्स चाइना जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन। फैक्ट्रीज बनाते गए, सड़क ब्रिजेस बनाते गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते गए, घर बनाते गए, जब तक चल रहा था। फिर एक दिन रियल एस्टेट मार्केट पूरा टूट गया, 30% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द जीडीपी इज लिटरली हैज कोलैप्स्ड। तो उनका सर ओवर कैपेसिटी है, समवेयर दे हैव टू डंप द प्रोडक्ट्स। वो डंप कहां करेगा? वो कोशिश करेगा कि इंडिया के साथ किसी न तरह कि मैं समझौता कर लूं, चलो गलवान वलवान भूल जाता हूं फिलहाल के लिए, बट आई नीड एक्सेस टू मार्केट। और दिस इज अ कंसर्न फॉर इंडिया ऑल्सो। आज पीयूष गोयल जी का भी एक स्टेटमेंट आया समथिंग रिलेटेड टू दिस। But frankly, there is a concern for India that China will try to do the same thing which it has been doing to Western Europe and US, that is of dumping of products. So you need a proper trade agreement with China, because China is very restrictive when it comes to allowing other countries access to its own market. नहीं देता है। तो उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। इवन इफ इट्स अ कंडीशन ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ ना कुछ होना चाहिए उसको सर, चाहिए ना। ही हैज टू नीड समबडी। वो कहां बेचेगा? इट इज अ प्योर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। बीच में दे थॉट ऑफ डूइंग समथिंग कॉल्ड डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी। डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी में दे थॉट कि हम वी कैन इंक्रीज इंटरनल कंजम्पशन एंड रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। उसमें बहुत सारे सेक्टर्स बिकॉज ऑफ देयर, वो जो सीसीपी का जो करता रहता है, जैक मा के साथ जो किया, बहुत सारे सेक्टर्स के साथ किया, इट हैड नेगेटिव इम्पैक्ट। आज चाइना सर प्रॉब्लम में है, ये सबको पता है, बट इफ दीज थिंग्स कम इन, तो आज तो विद अ ब्रेव फ्रंट वो दिखा रहा है कि 34% में रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा हूं, बिकॉज इट डजंट वांट टू ब्लिंक। लेकिन उसको पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस चाइना के ऊपर क्या होने वाला है। दूसरी चीज है, द मोमेंट दिस ट्रेड वॉर विद चाइना गोज अप और इंडिया चुप बैठा रहेगा, इंडिया कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, कुछ रेसिप्रोकल नहीं लगा रहा है, मेनी अमेरिकन कंपनीज क्या करेगा? वो अमेरिका तो शिफ्ट नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे दे विल शिफ्ट टू अल्टरनेट उसके लिए इंडिया है। एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। इसी वजह से बहुत जगह पे प्रॉब्लम इंडिया में करवाया जा रहा था
सो दैट इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना पॉपुलर ना हो पाए। और हमारे देश में भी बहुत लोग हैं जो इसको भी सपोर्ट कर रहा था कि ऐसा ही हो। बट फ्रेंकली चाइना नीड्स टू थिंग्स, इट कांट अफोर्ड राइट नाउ टू हैव अ प्रॉब्लम विद इंडिया, क्योंकि मार्केट एक्सेस और भी चाहिए। सो अब क्या करेगा वो सर? मेजर मार्केट है क्या? आइदर इट इज यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप और इंडिया। अदर मेजर मार्केट तो सर उतना है नहीं, क्योंकि जहां जहां और मार्केट है, एक तो इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट होगा नहीं, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके जिनको जिनको बेवकूफ बनाना था वो चाइना ने बना लिया। अब उसमें भी उतना फायदा हुआ कि नहीं, दैट्स अप टू देम टू डिसाइड। बट द ओनली मार्केट, हालांकि दे हैव अ ट्रेड सरप्लस विद देम, बट स्टिल एज परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी among the major economies, India is still one which has a 6 to 7% growth rate. तो वो उसके लिए ऑप्शन क्या है अपार्ट फ्रॉम ट्राइंग टू ज्वाइन रैंक्स विद इंडिया? वो दिखाएगा, देखो लेट्स नॉट फाइट, लेट्स हैव मोर डीपर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ जगह पे कुछ इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जाएगा, बट आई डोंट थिंक इंडिया विल ओपन द डोर, क्योंकि उनका इंडिया को पता है। तो ये भी तो सर आप सोचिए ना, ये जो यूनुस ने बोला जाके गार्डियन ऑफ ओशन है, नॉर्थ ईस्ट है हमारा, आप इन्वेस्ट करो, ये किस लिए है सर? ये तो वो चाइना को देखो देखो आधा एक एक हिस्सा तो इंडिया का मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, तुम फिलहाल उसी से खुश हो जाओ। ये सब आप सोचिए, बिकॉज चाइना इज डेस्परेट फॉर एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि उसको भी देयर इज एन अनसर्टेनिटी फ्रैंकली। हाँ, इफ यू आस्क मी, कैन यूनाइटेड स्टेट्स सस्टेन विदाउट इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना? वेरी बिग क्वेश्चन मार्क अभी भी, इसलिए टैरिफ के ऊपर भी कुछ है कि कब लगाएगा, लगाया पूरा नहीं अभी तक। बट चाइना के लिए भी दे नो कि द फ्यूचर विल नॉट कंटिन्यू लाइक दिस, समवेयर करेक्शन तो अमेरिका में भी होगा कि भाई मैं सब हर टाइम इंपोर्ट करके नोट छाप के, वो नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक टू दैट एक्सटेंट ट्रम्प इज डूइंग एन सर्जरी विच इज वेलकम, बट उसका मेथड ऑफ सर्जरी विदाउट एनी एनेस्थेसिया, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी। तो वो करेगा, आपने रीअलाइनमेंट जो तो होगा। ये मेंशन किया यूनुस वाला, तो यूनुस वहां गया तो था, लेकिन एक भी सिंगल भी पैक्ट साइन नहीं किया वहां पे। नहीं, साइन नहीं किया। वो होता है ना, वो अंगूर दिखा के आया सर, कि तुम एक काम करो, लाल मुनीर हाट में आके एक बेस बना लो, तीस्ता के जो रिवर बेड मैनेजमेंट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है उसमें आ जाओ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में और इन्वेस्ट करो, तुम्हारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लूंगा, भले ही मेरे देश खत्म हो जाए, मैं तो आया हूँ इसीलिए कि साइनो बॉबी लॉबी और भी स्ट्रांग हो जाए। तो सारे जितने सारे झुंझुने दिखाने, वो चूरन खिलाना, खिला के आ गया सर। उसको करना क्या था सर? वो देश में रहता, गाली खाता है, उसको बीच बीच में नहीं तो दिखाना है ना कि अमेरिका। उसने क्या चाइना को इतना भोला समझ रखा है? नहीं नहीं, अब सर यू टेल मी, द अमेरिकन चाइनीज आर बिग। इन्वेस्टमेंट जो आज बांग्लादेश में है, वो तो संकट में है वैसे भी। संकट में है, संकट में है, बट आप सोचिए ना कि ट्रम्प हैज लिटरली डिच्ड द बांग्लादेश एज ए कंट्री। 37% टैरिफ लगा दिया, जो लिटरली जीरो हुआ करता था, क्योंकि उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता था। फिर उसके बाद जो भी है, इंडिया के साथ रिश्ता ठीक तो है नहीं, जितना ही हैंडशेक वैंडशेक हो। इंटरनली वकरुज्जमान बोल रहा है अच्छा, कि द ये जो कंट्री में इनका बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, उसका कितना पार्ट जो था वो इंडियन इन्वेस्टर्स का था? सर वो एग्जैक्ट फिगर्स मेरा है नहीं, बट देर आर, जैसे सर इट्स वेरी सिंपल, देर आर लार्ज नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज जो बांग्लादेश में उसी वजह से इन्वेस्ट करता था जिस वजह से द अमेरिकन एक्चुअली इन्वेस्ट इन चाइनीज मार्केट। फैक्टर्स लो कॉस्ट है, बेसिकली द कॉस्ट फैक्टर्स, और हमारे लो लेबर कॉस्ट। हाँ, लो लेबर कॉस्ट, वो मतलब लो लेबर मतलब बहुत ही, और क्वालिटी लेबर ठीक ठाक है, इट्स नॉट कि फालतू है, क्वालिटी लेबर था, लेकिन एक्सट्रीमली लो लो कॉस्ट। और हमारे वो जो बैरियर्स इंडिया में है ना, बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन इशू, लेबर इशू, बहुत सारे और भी इशूज है, तो लेगेसी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे है, पहले चला गया था। अभी तो सर लॉट ऑफ रिवाइवल इज हैपनिंग, बट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज मे बी आइदर दे वर मेजर इन्वेस्टर्स और साइलेंट इन्वेस्टर्स। यू मे नॉट सी कि हर कोई टेक्सटाइल कंपनी इंडिया नाम से चल रहा है, नाम से तो नहीं चलाएगा, बहुत सारे तो था नहीं, बट यू वुड हैव कि उनका स्टेक था, उनका स्टेक था कि वो इधर वाज अनदर वे, वो बाइंग हाउस बांग्लादेश में होता था, बट एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग सिग्निफिकेंट पार्ट वाज फ्रॉम इंडिया। अब वो इंडिया में वापस आएगा, और उसमें पिछले 5-7 साल में जिस तरह के पीएम मोदी ने काम किया कि लेबर लॉज में थोड़ा सा
चेंजेस आर बीइंग ब्रॉट इन। हालांकि लैंड एक्विजिशन में अभी भी बहुत सारी इश्यूज है, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। इट विल टेक टाइम, तो धीरे धीरे वो वापस आ रहा है। अब तो वो टैरिफ वाले इशू में, बिकॉज सर फॉर बाइंग हाउस जो होता है ना, जो अमेरिकन वेस्टर्न यूरोपियन बाइंग हाउसेज होते हैं, वो उसके लिए कॉस्ट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। हालांकि वो आपसे सर $1 में खरीद के $50 में बेचेगा, लेकिन वो $1 से आपका $1.5 हो जाए तो आपसे खरीदना बंद कर देगा। ये गेम ऐसा बेसिकली ऐसा ही होता है। सो इट्स वेरी कॉस्ट सेंसिटिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बाइंग हाउसेस। तो बाइंग हाउसेस के लिए 37 टैरिफ तो सर वो मतलब अछूत हो गया पूरा। एक तो आप देखेंगे ना, इवन बिफोर द 37% जो टैरिफ लगाया, जो बाइंग हाउसेस था दे वर शटिंग देयर शॉप्स इन बांग्ला, ऑफिस बंद हो रहा था। और वैसे ही टेक्सटाइल कंपनीज, वैसे सप्लाई चेन के प्रॉब्लम है सर। सप्लाई चेन तो इज लिंक टू इंडिया, तो आप इंडिया के साथ दुश्मनी करके गाली गलौज करके सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो रहा है। फैक्ट्रीज बंद करके लोग जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्रीज में कभी भी आग लगाया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। सो आई थिंक इट्स बिकमिंग अनसस्टेनेबल फॉर देम। ये जो वायलेंस है, डिसफंक्शनल पुलिस फोर्स है, so they are going. So for Chinese also, China basically it wants to fish in troubled water, ये तो वो करता ही है muddied water में। बट उनके लिए भी यार सर हार्डकोर इन्वेस्ट करके छोड़ भी नहीं सकते। चाइनीज थोड़ी छोड़ेगा। अगर किसी आप ऑफर देंगे कि लालमुनिरहाट में आप एयरवेज बनाओ, तो चाइना भी सोचेगा कि यार अभी करूं कि ना करूं, क्योंकि इतना तो मेरा घर करके ट्रम्प रखा है, मेरे को इंडिया के साथ रिश्ता बेहतर करना है ट्रेड के लिए, बट वो ऑफर छोड़ भी नहीं सकता। तो अभी कमिटमेंट तो है नहीं, बट आई एम श्योर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दैट कम्स विद अ कैवियट कि जो लेबर है वो पाकिस्तान का होगा। अच्छा सर, इंटरेस्टिंग चीज है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हाँ अच्छा, तो पाकिस्तान का लेबर तो सर वो बांग्लादेश भी तो वो पाकिस्तानी है ना। जबकि चाइना जो है वो पाकिस्तान में जो अपनी फैक्ट्री बनाता है वो लेबर चाइना से लेके उसमें आता चाइनीज लेबर, हाँ हाँ, है। उसमें चाइनीज लेबर है। तो आप सोचिए इसमें द गेम ऑफ डेमोग्राफिक शिफ्ट इन बांग्लादेश विद पाकिस्तानी। अब सोचिए दैट पार्ट ऑफ द गेम, एंड दैट इज वेयर सम मैसेजिंग आई थिंक आर बीइंग डन कि बहुत वेट कर लिया, क्योंकि इंडिया के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। इट डिडंट वांट टू ओपन अप अ फ्रंट। एक तो चाइना वाला इशूज था, पाकिस्तान वाला इशू है, इतने बड़े बड़े डिसरप्शन अमेरिका में हो रहा था, चेंजेस। सबको अंदाजा तो सर था ना कि बाइडेन जाएगा, कुछ चीजों में राहत होगी, बट दूसरे चैलेंजेस आ जाएंगे। सो यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ। तो कुछ भी हो जाए, यू हैव इमर्ज्ड एज अ $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस। तो लड़ाई छेड़ना, उल्टा उल्टा वो सब चीज करना आसान है, बट टू वाइंड इट अप बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इंडिया डिडंट ओपन अ फ्रंट, पेशेंस दिखाया। बट अभी तो सर थिंग्स आर सो बैड कि जो मैसेजिंग देना था वो हाथ वाथ मिलाया बिम्स्टेक में जाके, वो ठीक है, वो रिक्वेस्ट आया था बांग्लादेश से, बट जो मैसेजिंग देना था वो दे दिया, क्योंकि थिंग्स आर नॉट गुड। और कभी ना कभी ये तो इम्प्लोड होगा, कभी ना कभी कुछ तो होगा। तो दैट तो इज वाई। बिम्स्टेक में क्या बातचीत हुआ, आपको कुछ आइडिया है सर वो बांग्लादेश से? जयदीप, नहीं जयदीप मजूमदार का तो एक आर्टिकल स्वराज्य में आया, एंड आई थिंक जो अदर सोर्सेस से मिल रहा है कि एक्चुअली जो पीएम के साथ मीटिंग था वो तो जो भी है औपचारिकता और हाथ मिलाना, फोटो लेना, फिर वो मोमेंटो मोमेंटो, वो तो ठीक है। बट एक्चुअल मीटिंग वाज बिटवीन अजीत डोभाल एंड उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है खलीलुर रहमान, उनके बीच था। तो उसमें वो रेड लाइंस ड्रॉ कर दिया गया है कि आप कुछ भी करो अपने देश में, आप जलाते रहो फैक्ट्रीज, आप कुछ यू डू एवरीथिंग दैट इज दैट यू थिंक इज इन इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश। बट वो लालमोनिर हाट में आप एयरवेज बनाओगे, फिर तीस्ता में, अगर तीस्ता में वो एक्चुअली क्या है ना, वो इट्स कॉल्ड अ ब्रेडेड रिवर, तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। तो वो एक स्ट्रेटन अप करने के लिए वो लैंड रिक्लेमेशन और वो जो फ्लड प्लेन्स है उसमें मैनेजमेंट के लिए। तो आई थिंक द मैसेजिंग इज फाइन क्लियर कि यू डोंट नीड टू ब्रिंग इंडिया इनटू दिस, आप किसी और को लाओ। द मोमेंट यू वांट चाइना टू बी अ स्टेक होल्डर इन दैट प्लेस, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। फिर आप ऐसे लोगों को छोड़ रहे हो, जैसे अंसरुल बांग्ला टाइगर का जो पर्सन, रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो हेड है जशीमुद्दीन रहमानी, उसको छोड़ दिया। फिर वो जो 10 ट्रक हॉल एक इशू था 2004 में, 10 ट्रक भरे हथियार, इट वाज अबाउट टू बी शिफ्टेड टू शिप टू इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम चिटागोंग। तो उसमें उल्फा का हाथ था। तो देयर वर पीपल इन्वॉल्व जो
बीएनपी का सरकार था उस टाइम उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स था लुत्फुर जमान बाबर, ही वाज इन्वॉल्व, उसका तो लाइफ सेंटेंस था, उसको छोड़ दिया। फिर परेश बरुआ का डेथ सेंटेंस था, उसको भी डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया। तो ये सब जो किया है ना, अब ऐसा नहीं कि ये लोग आके फिर वो साधारण लाइफ लीड कर रहा है, ऑब्वियसली नॉट। उनको एक टारगेट दिया गया, मैंडेट है कि ये चीज आपको करना है। फिर उसके बाद यू आर सीक्रेटली टेकिंग आईएसआई चीफ एंड आईएसआई पीपल टू द चिकन नेक कॉरिडोर के पास रंगपुर में। फिर आप चिटागोंग में लोगों को ले जा रहे हो, चिटागोंग हिल ट्रैक्स में। तो यू आर डूइंग एवरीथिंग जो आपको लगता है आपके देश के लिए ठीक है, बट दीज आर डेंजर्स फॉर माई कंट्री। तो अगर मेरे लिए वो डेंजर है, एक रेड लाइन है, उसके बाद देन इनवेरिएबली देयर विल बी रिएक्शन। तो ये जो मीटिंग था ना सर, वो मीटिंग इज लाइक ऐसा ना हो कि कोई बोलेगा कि मोदी जी आपने बात नहीं किया, फिर उसके पहले ही कुछ कर दिया। सो आई थिंक, हाँ, आई स्टिल बिलीव कि लॉट ऑफ पीपल विल से कि इट्स टू लेट, थिंग्स शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ अर्लियर। दूसरी चीज है, मैं फिर भी मानता हूं कि ये मीटिंग से कोई चेंज होने वाला नहीं है। तीसरी चीज है, बॉर्डर में जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ बीएसएफ, मुझे लगता है उसमें बहुत बड़े पैमाने में चेंज की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम ये मैसेजिंग है कि आप ये चीज मत करो, इफ यू डू इट देन इनवेरिएबली देयर विल बी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई इंटरेस्ट है। तो ये मैसेजिंग गया है, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना हैव एनी इम्पैक्ट। वहां पे सर फ्रैंकली एक तरफ वो टैरिफ कम करने की बात कर रहा है अमेरिका को कि ये 37% मत लगाओ, एट द सेम टाइम वो वहां पे प्रोटेस्ट करके गाजा के नाम पे सारे अमेरिकन ब्रांड्स वाले दुकान जला रहा है। दोनों एक साथ करता है, लूट रहा है। मतलब इतना प्यार है सर, अपने नहीं लूट नहीं है सर, वो कांच शीशा तोड़ के अपने घर में ले जा रहा है। इतना प्यार है उनको, वो थोड़ी लूट लूट रहा है, अपने घर में ले जा रहा है बिना पैसा दे। तो सर प्यार में पैसा नहीं देखा जाता, तो उसको इतना प्यार है बाटा के सामान से, उसको इतना प्यार है अमेरिकन ब्रांड से, क्योंकि वो सिर्फ कांच तोड़ के सामान ले जा रहा है, बस बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो वो कर रहा है, मतलब पूरा। आप सोचिए, गाजा के लिए प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है करो। आप पूरे मिडिल ईस्ट में सारे अरब स्टेट्स आर अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा। आपको दिखेगा कहीं पे सऊदी अरब में कोई अपने दुकान जलाएगा अपने देश में फॉर द सेक ऑफ गाजा? वो बांग्लादेश में हो रहा है। ये एक साउथ एशिया का पिक्यूलियरिटी है सर, जो आपको कोई अरब देश में नहीं मिलेगा। आपको लगता है कतार, बहरीन, ओमान, कुवैत वो अलाउ करेगा? इवन ईरान नहीं अलाउ करेगा कि अपने देश में अपने दुकान जलाओ गाजा के लिए। बट बांग्लादेश इज बांग्लादेश, वो कर रहा है, वो करता रहेगा। सो दैट इज व्हाई दिस मीटिंग वाज, एक तो औपचारिक वाला, वो एनएसए का अलग मीटिंग हुआ था। आई थिंक मैसेजिंग वाज क्लियर। मुझे फिर भी आई डोंट थिंक एनीथिंग विल चेंज। बट अगर सर आप मुझसे पूछे, आई थिंक यूनुस इज द बेस्ट पर्सन फॉर बांग्लादेश। उसको सर जो वो कर रहा है बांग्लादेश के लिए, उसको करने देना चाहिए। वो और इसका बेड़ा गर्क करे, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करे, वो ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका चाइना से करके पूरा चाइनीज प्रोडक्ट से इट शुड फ्लड द बांग्लादेशी मार्केट विद चाइनीज प्रोडक्ट। वो सारे अपने इकोनॉमी खत्म कर, दैट इज देयर चॉइस। वो रेडिकलाइज कर ले, हाँ, देन ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों का ना सर प्रॉब्लम है कि अभी अगर वो चेंज, कोई रेजिम चेंज हो जाए, तो वी विल स्टार्ट बिलीविंग नहीं 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 देखो सब ठीक हो गया है, नाउ बांग्लादेश इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर। ये प्रॉब्लमेटिक। सो लेट देम डू व्हाट दे थिंक इज गुड फॉर देम। उनका वो अधिकार है ना, वो अपने देश को जैसे चलाना चाहे चलाए, बट हाँ, डू नॉट हार्म माई इंटरेस्ट। तो वो आई एम श्योर S-400 का डिप्लॉयमेंट अभी रिसेंटली जो खबर आया कि चिकन नेक में हो गया है, तो सर एक ही चीजें, आई थिंक ऑन अ लाइटर नोट समबडी वाज टेलिंग मी, आई डोंट थिंक ये कहा गया है कि भाई यार इतने लोग, ये लोग चिकन नेक कर रहा है ना, और बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस नहीं है सी में, तो चिकन नेक करते करते ऐसा ना हो कि इंडिया नीचे से एक चिकन लेग निकालवा ले, फिर वो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्ट सी एक्सेस हो जाएगा। एंड somebody from, मतलब सरकार में कोई बोल रहा था, somebody from the government, यार वो आई एम श्योर ये ऑन अ लाइटर नोट ही वाज सेइंग, यार वो चिकन नेक कर रहा है ना, तो चिकन लेग जो है वो कभी वो गवा देगा। बाकी सर इट सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, बाकी इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। तो मैं जस्ट कन्वे किया जो मुझे सुनने में आया इनडायरेक्टली। तो ये हाल है।
बांग्लादेश। वैसे भी मुझे लगता है नाउ अगर कोई काइनेटिक एक्शन के लिए, नाउ इट इज टू लेट। 1 महीने में तो वहाँ मानसून शुरू हो जाएगा, तो देन यू हैव टू वेट आउट 6 मंथ्स। सर 6 मंथ्स में यूनुस और जितना करना है वो कर देगा, और उसमें जो पॉलिटिकल राइवलरी शुरू हो रहा है, उनके आर्मी अभी चीफ आके खुद बोला। बीएनपी इज गोइंग टू डू अ डेमोन्स्ट्रेशन। बीएनपी और जमायत अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, कर रही है एक उनमें दूसरे तो के एक खिलाफ। राइवलरी सर, हिफाजत इस्लाम और जमात के बीच में एक बहुत बड़ा राइवलरी है। और दूसरी चीज है, बीएनपी चाहता है कि अवामी लीग वापस आके इलेक्शन लड़े, क्योंकि बिना अवामी लीग के इलेक्शन लड़के इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन। फिर वो द डिमांड एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ अवामी लीग विल गो अप। I, we may agree or disagree, but BMP at the end of the day पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसका भी एक ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं पर उसको पता है कि लॉन्ग टर्म गेम क्या होगा। आई डोंट थिंक यूनुस लुक्स फॉर अ लॉन्ग टर्म गेम। तो उसको यूएनपी नोस कि यार अगर मुझे आना है सरकार में, आई शुड डिफीट इलेक्टोरली अवामी लीग, फिर उसके बाद मैं आऊंगा तो आई कैन स्टे लॉन्ग टर्म। तो बीएनपी इज हेलबेंट कि यू मस्ट अलाउ अवामी लीग टू कम। और द अदर साइड जो है, अभी जो एस्टेब्लिशमेंट इनका है सरकार, वो नहीं चाहते कि अवामी लीग को किसी तरह से अलाउ किया जाए। एंड दैट इज वेयर द डीप डिवाइड इज। सेकेंडली द डिवाइड इज बिटवीन हिफाजत इस्लाम, जो दो इस्लामी संगठन है, उसमें बहुत बड़े डिविजन है। हिफाजत इस्लाम इज जनरली अ लिटिल प्रो यूनुस। जमात, हालांकि जमात भी प्रो यूनुस है, बट जमात हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड अलायंस विद बीएनपी। बीएनपी जितना पहले यूनुस को सपोर्ट कर रहा था, नाउ दे हैव लॉस्ट होप समवेयर। उनको लग रहा है कि ये जो इंसान है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कब तक ये अनइलेक्टेड सरकार चलेगा। दैट इज द कोर थिंग। और उसके उसके बाद जो आर्मी वाला इशू है कि आर्मी चीफ खुद आके बोल रहा है कि द कंट्री में स्प्लिट, देन यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे ऑलरेडी हैव। और वो कोई इंडियन तो नहीं बोल रहा है, हालांकि वहां पे जब ये बोला गया, अगले दिन से उसी को इंडियन एजेंट बोलना शुरू कर दिया बांग्लादेश के लोग। तो बट द थिंग इज दैट, सो देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड डीप डिवाइड्स। ये जो 5 अगस्त में जो एनवायरनमेंट बांग्लादेश में था कि ऑल वेट टुगेदर अगेंस्ट अवामी लीग, विथ टाइम जैसे होता है ऐसे सिचुएशन में, सिनेरियो हैज कंप्लीटली ऑल्टर्ड। आई डोंट थिंक टुडे एनीबडी देयर ट्रस्ट एनीबडी एल्स। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो सर, ऐसे देश में जो भी एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो उसके बाकी लोग उसके खिलाफ हो जाते और जो 20-30% जो टैरिफ पाकिस्तान पे लगा है, उसका क्या होगा? हैं। तो पाकिस्तान में टैरिफ, अब कौन सा एक्सपोर्ट वो वैसे ही करता है टेररिज्म के सिवा? अच्छा, उसमें वो देखना पड़ेगा टेररिज्म के ऊपर कितना टैक्स है। बाकी सर उसका कोई टैरिफ का तो फर्क होता नहीं है। नहीं, आई थिंक सम बैरिंग सम बेसिक कमोडिटीज। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा एक्सपोर्ट है जिसको लेके लोग ऐसा सोचेगा कि ये टैरिफ लगा दूंगा तो मुझे नुकसान होगा? वो ऐसा तो नहीं है। तो see, पाकिस्तान रन्स ऑन द पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी। उनका एक पैरेलल इकोनॉमी है सर। आप तेल का कीमत जितना भी बढ़ जाए, देर आर दी साइकिल्स विथ विच वो ऐसा करके जिसको कहते हैं ना, वो आई फॉरगॉट व्हाट दैट वर्ड इज, जारिकन लेके वो ईरान से अक्रॉस द बॉर्डर वो तेल लाते हैं। तो देयर इज अ पैरेलल थिंग, उनके उसी में चलेगा। सो टैरिफ वैरिफ से सर ये लोग कौन सा, वो सब छोटे मोटे चीजों से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। टैरिफ वाला इशू में कुछ कमोडिटी एक्सपोर्ट जरूर उनके होंगे, तो उनका वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्राइसिस है, थोड़ा और क्राइसिस बढ़ जाएगा। पहले ऐसे भीख मांगते थे, अब ऐसे भीख मांगेंगे, तो अंतर नहीं क्या है नहीं, सर? यही होगा। आप लेटेस्ट बता देता हूँ। अभी हाँ, अभी वो मैंने डॉन की देखा। हेडलाइन है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन मिनरल डिपॉजिट्स कैन हेल्प पाकिस्तान से गुड बाय टू इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज। सर हर 2 साल में उनका एक मिनरल डिस्कवरी होती है, फिर वो 3 महीने का हाइप होता है, फिर वो मिनरल गायब हो जाता है, वो किसी को दिखता नहीं। आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी। इमरान खान के टाइम एक बहुत बड़ा ऑयल डिस्कवरी हुई, जिसमें सऊदी अरब विल कम एंड इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। फिर इमरान खान चले गए जेल, और वो पता लापता हो गया पूरा तेल। तो ये होता रहता है सर वहां पे हर 2 साल में। ठीक है। ये सर $1 ट्रिलियन का मिनरल्स अफगानिस्तान में है। ये तो इसी चक्कर में अमेरिकन गए थे अफगानिस्तान। तो देन दे रियलाइज कि यार वो जहां पे है वहीं पे रहने दो, इसको एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉस्ट है ना,
इसको एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉस्ट है यार, कॉन्सिक्वेंस है, इससे तो बेहतर है कि यार निकल लो यहां से। दैट इज द सेम थिंग द चाइनीज आर फेसिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि बलोचिस्तान में मिनरल्स की कोई कमी थोड़ी है सर, ये तो नोन है। बलोचिस्तान इज सिटिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशियस मिनरल्स, बट आप कैसे वहां पे ट्रेड करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, प्रोसेस करोगे, एक्सपोर्ट करोगे? सो आपको कुछ भी रिसोर्स वहां पे हो, it will not have the right kind of impact. एक टाइम था सर, I hope and I'm sure you will agree with me, एक टाइम था जब पाकिस्तान के टेक्सटाइल्स वेर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। एक टाइम था 1950 60s में, फिर वो बेरागर कर दिया, वो माहिर है उस चीज में। एट वो देयर वाज अ टाइम उनके फैब्रिक क्वालिटी होता था। So even if they discover anything, they will not become a UAE, they will become a Nigeria. That is the difference. नाइजीरिया में भी सर तेल है, तेल की क्वालिटी ऑफ क्वांटम ऑफ ऑयल इन नाइजीरिया इज बिगर देन दैट ऑफ मेनी ऑफ द अरब स्टेट्स। बट नाइजीरिया बीइंग नाइजीरिया, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं कोई रेसिस्ट नहीं हूं, उनका सिस्टम ऐसे है कि इट्स गॉन, इट इज जस्ट कॉन्फ्लिक्ट मिनरल, कॉन्फ्लिक्ट क्रूड, दैट इज इट। तो आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और पथिकृत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।